हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग एमटीपी सीरीज 1 की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे फॉर मई 2026 के लिए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं केस सिनेरियो के साथ। केस सिनेरियो 1 आपके सामने है। ये सभी केस सिनेरियो आपकी केस बेस्ड एमसीक्यू के अंदर भी कवर है, लेकिन मैं यहाँ पर भी कवर करवा रहा हूँ। सुमन लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड सेलिंग दीज एट इट्स वेरियस आउटलेट। ये प्रोवाइड करता है इंस्टॉलेशन सर्विस भी, इक्विपमेंट जो वो बेचता है, और ऑल्सो प्रोवाइड फ्री 1 ईयर वारंटी ऑन ऑल प्रोडक्ट सोल्ड। बीच रिजॉर्ट एक लीडिंग रिजॉर्ट है इन द सिटी। उसने 5 एसी खरीदे हैं फ्रॉम सुमन लिमिटेड फॉर द रिजॉर्ट। सुमन लिमिटेड बेचता है 5 एसी टू बीच रिजॉर्ट फॉर 45,000 ईच, विच इंक्लूड इंस्टॉलेशन फीस ऑफ 1,000 फॉर ईच एसी। तो 5 एसी खरीदे हैं, 45,000 रुपए का एक। कंपनी ने ऑफर करा है 1 ईयर वारंटी फॉर एनी रिपेयर एक्सेट्रा। कंपनी ऑल्सो ऑफर्ड ₹500 पर एसी एज ए ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको पड़ गया 44,500 का। बीच रिजॉर्ट प्लेस एन ऑर्डर ऑन 15 मार्च 2024 और पेमेंट भी कर दी 20 मार्च को, और एसी 27 को डिलीवर भी हो गए। इंस्टॉलेशन 5 को कंप्लीट हुई है। तो यानी कि 44,500 इंटू 5, ये वाले एसी की आपकी डिलीवरी हो चुकी थी। तो इतने का रेवेन्यू आप बुक कर दोगे। 44,500 इंटू 5, 2,22,500। अच्छा, इसके अंदर 1,000 रुपए का इंस्टॉलेशन भी शामिल था, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा। 1,000 का मैंने इंस्टॉलेशन माइनस कर दिया फॉर ईच एसी। तो ये हो गया 43,500 इंटू 5, 2,17,500। एसी के लिए कितने हो गए? 2,17,500। ये एसी के लिए हो गए। कितना रेवेन्यू मार्च 24 में रिकॉग्नाइज करोगे? जितने के एसी आपने डिलीवर करा दिए। 5 अप्रैल को कितने का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? 5,000 रुपए का। 24-25 में 5,000 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? ये डिडक्ट हो जाएगा इन डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू। इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग फॉर ईयर 1 फॉर वारंटी? यस, आपको उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा वारंटी का। नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये गलत है। देयर एज देयर एग्जिस्ट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर फॉर 1 ईयर। कंपनी को एस्टिमेट करना पड़ेगा वो अमाउंट दैट इट मे हैव इनकर कंसिडरिंग द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग पास्ट ट्रेंड, और प्रोविजन बनाना पड़ेगा एज पर एएस 29। अकाउंटिंग क्लेम विल बी डन ऑन कैश बेसिस? नो, एज द कंपनी इज नॉट चार्जिंग सेपरेटली फॉर वारंटी, देयर इज नो। ये गलत आंसर है। एएस 18 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी? शेयर होल्डर जो 30% ओन करता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रिलेटेड होता है। एंटिटी जो बैंकिंग फैसिलिटी देती है स्काईलाइन को इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये रिलेटेड नहीं है। नॉट रिलेटेड में ये आ जाएगा। एसोसिएट रिलेटेड होता है कि मैनेजेरियल पर्सन भी रिलेटेड होता है। तो ये आंसर्स मेरे गलत हो गए। बी आंसर मेरा करेक्ट हो गया। कहता है हेल्थ एचआईएल लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होता है कंपनीज एक्ट 2013 में, और उसकी भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ये सब चीजें हैं। 1 जनवरी को वो 2 लाख स्ट्रिप बेचता है मेडिसिन की डी लिमिटेड को 50 लाख रुपीस की, 60 दिन के क्रेडिट पे। कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज की। तो टोटल कॉस्ट होगी 40 लाख रुपीज की, और प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपीस का। कहता है उसने 20% यानी कि 50 में से 20% 10 लाख रुपए 5 जनवरी को दे दिए थे। मार्च में डी लिमिटेड को सिग्निफिकेंट कैश फ्लोज हुए और रेस नहीं कर पाया वो फंड टू रन इट्स ऑपरेशन, हाउएवर अनएबल टू डू सो और नॉट एबल टू रिलीज पेमेंट टू एचआईएल ऑन द ड्यू डेट। सब्सिक्वेंट टू दिस वो लिक्विडेशन में चला गया 15 मार्च को। एट द टाइम when medicine was sold by HAL to D, there was no reason for HAL to believe that it will not able to collect the sale proceeds from D Limited in future। वो कहता है हमें ऐसा कोई डाउट नहीं था। तो therefore अगर आपको कोई डाउट नहीं था तो रेवेन्यू तो आप बुक कर लोगे कितने रुपए का? 50 लाख रुपए का। 10 लाख की आपको पेमेंट आ गई, तो ट्रेड रिसीवेबल आ रहे होंगे 40 लाख रुपीस के। इस पे क्या बना दोगे? बैड डेट। 1 अप्रैल को एचआईएल ने इन्वेस्टमेंट करी है 200 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, जिसमें से 50% लॉन्ग टर्म कैटेगरी में डाला और 50% शॉर्ट टर्म कैटेगरी के अंदर डाला। रिलायजेबल वैल्यू ऑल सच इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50 की। तो 25 इसकी रह गई और 25 इसकी रह गई। जो करंट है विच एवर इज लोअर पे वैल्यू होता है, तो ये हो गया लोअर पे वैल्यू। और लॉस कितने का आ गया पी एंड एल के अंदर? 25 का। जो लॉन्ग टर्म है वो कॉस्ट पे वैल्यू होता है, लेकिन परमानेंट डिक्लाइन आपको बुक करना होता है। तो जब आप परमानेंट डिक्लाइन बुक करोगे तो भी लॉस कितने का आ जाएगा? 75
लाख रुपीस का इसका प्रोविजन बनाओगे। उसने मेडिसिन भी इंपोर्ट करी है फार्मा इनकॉर्पोरेशन से 2-2.5 लाख डॉलर की 1 जनवरी को, और पेमेंट कब करनी है? 17 अप्रैल को। जनवरी को एक्सचेंज रेट कितना था? 81 को। 31 मार्च का हो गया 80 का रेट, तो 1 रुपीज का आपको क्या हो गया? गेन हो गया। $2.5 लाख इंटू 1 कर दोगे तो ₹2.5 लाख का आपको क्या हो गया? गेन हो गया। फिर 17 अप्रैल को कितना हो गया? 79 का रेट हो गया, आपको फिर से गेन हो गया 2.5 लाख रुपए का जब आपने पेमेंट करी। तो ये भी गेन है और ये भी गेन है। फिर वो कहता है कि हम कोई प्लान पे काम कर रहे हैं तो क्लोज कर देंगे भोपाल यूनिट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करता है क्लोजर ऑफ भोपाल ऑन 1 मार्च। कंपनी फॉर्मल अनाउंसमेंट करती है 10 मार्च को और बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट करती है 21 मार्च को। तो जिस दिन ढिंडोरा पीट दिया उस दिन मान लेंगे कि आपने क्या कहते हैं ऑपरेशंस को बंद कर दिया। कहता है कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा मेडिसिन का डी लिमिटेड के केस में? रेवेन्यू 50 लाख का और अनरियलाइज अमाउंट जो 50 लाख, 50 लाख तो अनरियलाइज है भी नहीं, 40 लाख है। रेवेन्यू 40 लाख का गलत, रेवेन्यू 50 लाख का और अनरियलाइज अमाउंट 40 लाख का, बैड डेट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024? तो 75 लाख की दोनों जगह आई थी। रिडक्शन ऑफ 75 इन द कैरी वैल्यू ऑफ करंट विल बी चार्ज टू पी एंड एल एंड देयर विल बी नो इम्पैक्ट, ये गलत। 50 लाख का रिडक्शन आया ही नहीं था। 75 लाख इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ करंट चार्ज टू पी एंड एल, रिडक्शन ऑफ 75 इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म ऑल्सो चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। गेन और लॉस बताओ 31 मार्च 2024 का। तो जहां जहां पे आपको प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख का नहीं हुआ था, 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ये लॉस हुआ था। 2.5 लाख का एक्सचेंज गेन शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहता है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट जब ढिंडोरा पीट दिया था 10 मार्च को। कहता है एक्स लिमिटेड सोल्ड करता है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी डब्ल्यूडीवी कितनी है? जिसकी डब्ल्यूडीवी है 60 लाख रुपीस की। वाई को बेचता है जिसका फेयर वैल्यू कितना है? फेयर वैल्यू है 75 लाख रुपीस का और सेलिंग प्राइस भी कितना है? 75 लाख रुपीस का। तो नोशनल गेन तो हुआ नहीं, आपको एक्चुअल गेन हो गया। आपकी 60 लाख की चीज कितने की हो गई? 15 लाख रुपए की हो गई। एक्चुअल गेन कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाता है। तो रिकॉग्नाइज प्रॉफिट ऑफ 15 लाख इमीडिएटली, बी इज द राइट आंसर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय जेड लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2025 आपको सवालों के जवाब देने हैं। पहला वो कहता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बता दो 31 मार्च 2025 को कितना होगा। तो कहता है 1 अप्रैल 2024 को जेड लिमिटेड रिडीम करता है अपने सारे प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो जितने भी आपके प्रेफरेंस शेयर हैं उतने का आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा 200 और यहां से माइनस कर दोगे। और आपने फिर इक्विटी शेयर भी रिडीम करे 8 लाख इक्विटी शेयर, तो 80 लाख का ये बनाना पड़ेगा और यहां से माइनस कर दोगे 80। तो 200 प्लस 50 प्लस 80 330, तो आपका कितने का आ गया? 330 का। कहता है कैश और बैंक बैलेंस का बैलेंस बता दो। कैश और बैंक बैलेंस है 320 के, आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं 5% प्रीमियम पे, तो 200 प्लस 5% 210, तो ये माइनस हो जाएगा। कहता है 8 लाख इंटू 20 16 लाख रुपए डिवाइडेड 160 लाख के इक्विटी रिडीम करें, ये भी माइनस हो जाएगा। कहता है फाइनेंस द रिडम्पशन बायबैक, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी थी 98 लाख रुपीस की, तो लो प्लस 98 लाख रुपीस की आपने इन्वेस्टमेंट बेची। फिर वो कहता है कि 80,000 के स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग थे ऑन द अबव मेंशन डेट टू एम्प्लॉय 15 रुपए के हिसाब से, और 1 अप्रैल को 70% एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन। तो 80,000 का 70% लोगों ने एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर लिया, 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट करी होगी। 8,40,000। बस जी। कैश एंड बैंक बैलेंस कितना आ रहा है? 320 -210 -160 प्लस 98 प्लस 8.4
तो 56.4 आपका कैश बैलेंस आ रहा है 56 पॉइंट। बट विल द बैलेंस ऑफ रिजर्व ऑन 31 मार्च 2025 एक्सक्लूडिंग सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को हटा के वो पूछ रहा है। तो आपके पास रिजर्व कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम है और जनरल रिजर्व है, जिसमें से ये सीआरआर आप हटा चुके हो 280 बना क्योंकि क्रिएट करना था। फिर उसके बाद आपने प्रेफरेंशियल रिडीम करे हैं 5% प्रीमियम पे, तो 200 का 5% हो गया 10, तो 10 आप सिक्योरिटी प्रीमियम से हटा दोगे। फिर उसके बाद आपने बायबैक करा है 20 के दाम पे, फेस वैल्यू है 10 रुपीज की, तो 10 रुपए का लॉस ऑन बायबैक हो गया 800। ये 80 लाख, ये 8 लाख शेयर है ना, हाँ 8 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से 80 लाख हो गए, तो मैंने 80 लाख रुपए ये भी उड़ा दिए सिक्योरिटी प्रीमियम से लॉस ऑन बायबैक के। फिर उसके बाद वो कहता है 98 लाख रुपीस की मैंने इन्वेस्टमेंट बेची जो कि थी 95 की, तो 3 लाख रुपीस का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। फिर वो कहता है 80,000 शेयर का 70% एम्प्लॉय ने जो है शेयर सब्सक्राइब कर लिए, तो 80,000 का 70% यानी कि 56,000 शेयर जो थे मेरे सब्सक्राइब हो गए। अब ये किस दाम पे हुए हैं? ये 20 के दाम पे हुए हैं। अगर आप इसकी जनरल एंट्री पास करोगे तो आपको एम्प्लॉय ने पैसा कितना दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 56,000 इंटू 15 के हिसाब से, यही आपने ऐड कर रखा है 8,40,000। जो आपकी ईसॉप के रिजर्व्स आ रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे 56,000 इंटू 5 के हिसाब से, और इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू हो जाएगी 56,000 इंटू 10, और सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा 56,000 इंटू 10, 5,60,000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ जाएगा 5,60,000 से। तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ रहा है? 100 माइनस 10 माइनस 80 प्लस 5.6 15.6 का, और ये आता है 600 माइनस 200 माइनस 80 प्लस 3 का 323 और 15.6, 323 और 15.6। कहता है पास लिमिटेड एट द फॉलोइंग आइटम अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2025। सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व। कहता है एक्यूमुलेटेड लॉस है 280 लाख का ऑन द सेम डेट, कैसे डिस्क्लोज करें पीएनएल के अंदर? तो 90 प्लस 40 प्लस 70 माइनस 280, तो नेट में आपको 80 का लॉस है, तो आप ये रिजर्व एंड सरप्लस 80 लाख के दिखाओगे नेगेटिव। वो कहता है एसेट साइड नो, एसेट साइड नो, रिजर्व एंड सरप्लस 200 नो, 80 के दिखाओगे रिजर्व एंड सरप्लस। वो कहता है प्रथम एंड एसोसिएट एक मैन्युफैक्चरर है स्टील रॉड का, ये इन्वेस्ट करता है इन प्रॉफिट बाय परचेजिंग शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी इन ऑर्डर टू अर्न डिविडेंड इनकम। इट हैड परचेज शेयर ऑफ भारती लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। हाउएवर वो बेच देता है सभी के सभी शेयर ऑफ भारती एयरटेल ऑन फाइनेंशियल ईयर 25-26। कहता है क्या अमाउंट वो डिस्क्लोज करेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में? ट्रांजैक्शन वुड नॉट अफेक्ट पीएनएल अकाउंट, गलत। कैरिंग अमाउंट नेट ऑफ एक्सपेंस वुड बी डिस्क्लोज इन पीएनएल अकाउंट, गलत। डिस्पोजल प्रोसीड्स, गलत। डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड डिस्पोजल प्रोसीड्स, इसी से गेन लॉस निकलेगा, नेट ऑफ एक्सपेंस डिस्क्लोज करोगे पीएनएल अकाउंट के अंदर, सही। चलो जी बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव की तरफ। ग्लेन लिमिटेड कंस्ट्रक्शन शुरू करता है बिल्डिंग की ऑन 1 जनवरी 25। अप्रैल में उसके बाद 2 लोन उसने ऑब्टेन करे थे टू फंड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। लोन ऑफ ₹60 लाख फ्रॉम डेटा बैंक वाज टेकन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, और 20 लाख रुपए का लोन लिया था सत्या बैंक से, जिसमें से 6 लाख उसने वर्किंग कैपिटल में डाल दिए, 14 लाख बिल्डिंग में डाल दिए। 1,92,000 का इंटरेस्ट उसने पे करा 25-26 में। कहता है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 31 जनवरी को, तो यानी कि 10 मंथ का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करोगे। कोई भी लोन हमने रीपे नहीं करा ड्यूरिंग द ईयर, और बिल्डिंग एक क्वालिफाइंग एसेट है। आउट ऑफ लोन फ्रॉम डेटा बैंक सरप्लस फंड जो थे वो टेम्परेली इन्वेस्ट कर दिए। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट अर्न कितनी इनकम दी है? 30,000 रुपए की। तो आपको बताना है कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे, कितना पीएनएल में डालोगे टोटल इंटरेस्ट में से। तो कैपिटलाइज आप करोगे 60 लाख का 8% 10 महीने के लिए, और इसमें से माइनस कर दोगे 30,000, तो 60 लाख का 8% 10 डिवाइडेड बाय 12, 4 लाख माइनस 30, तो आप 3,70,000 रुपए का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे। और 1,92,000 ये साल भर का है, 10 महीने का इंटरेस्ट, ये सारा का सारा 20 लाख रुपए पे है। हमें कितने पे चाहिए? 14 लाख रुपए पे चाहिए। तो 192 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12
डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 14 लाख, ये होता है 1,12,000। तो टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना आएगा, 1,12 प्लस 370, 4,82,000 टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज आएगा। टोटल इंटरेस्ट लगाया कितना है आपने, 60 लाख का 8%, 4,80,000 और 1,92,000 और 30,000 रुपए की इनकम कमाई है। तो टोटल नेट इंटरेस्ट कितना है, 480 प्लस 192 माइनस 30, 6,42,000 आपने टोटल नेट इंटरेस्ट कमाया है। 482 का आपका कैपिटलाइज हो रहा है, तो पीएनएल में कितना जा रहा है, 1,60,000 का इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज हो जाएगा, 1,60,000 का इंटरेस्ट। वो कहता है करन्ना लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसकी फॉलोइंग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, उसने इंपोर्ट करे गुड्स ट्राई लिमिटेड से, जो जर्मन बेस्ड कंपनी है, कितने रुपए के, 30,96,000 के। अक्टूबर के अंदर उसने मशीनरी इंपोर्ट करी यूरो 18,500 की, और दिसंबर के अंदर उसने गुड्स एक्सपोर्ट करे कितने रुपए के, 50,40,000 रुपए के। कहता है जितनी भी ट्रांजेक्शन थी हमने प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट पे रिकॉर्ड कर ली है। पेमेंट जो क्रीम को है और जो ट्राई को है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। एक्सचेंज रेट ये है जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च के। तो जुलाई में 86 का एक्सचेंज रेट था, तो आपने कितने यूरो की ट्रांजेक्शन करी, डिवाइडेड बाय 86, आपने यूरो की ट्रांजेक्शन करी 36,000। अक्टूबर में आपने ट्रांजेक्शन करी 88 पे, तो आपने कितने रुपए का एसेट दिखाया होगा, 18,500 इंटू 88, 16,28,000। 50,40,000 दिसंबर में, दिसंबर का रेट था 84, डिवाइडेड बाय 84, 60,000 यूरो। इतने की आपने ट्रांजेक्शन करी होगी। ये भी पेंडिंग है, अभी आउटस्टैंडिंग है, और ये भी आउटस्टैंडिंग है, इसकी पेमेंट आपने कर दी है। तो 36,000 यूरो 86 के दाम पे थे, और अब कितने के दाम पे हो गए 31 मार्च में, 90 के दाम पे हो गए। तो 90 के हिसाब से आप कितने यूरो की लाइबिलिटी दिखाओगे, 31 मार्च को आप यूरो की लाइबिलिटी दिखाओगे 36,000 इंटू 90, 32,40,000। लाइबिलिटी बढ़ गई, 30,96,000 रुपए से 32,40,000 की हो गई। तो 1,44,000 का क्या हो गया आपको, एक्सचेंज लॉस हो गया। फिर उसके बाद 60,000 से इंटू 90, 54 लाख। तो ये कितनी हो गई, रुपीज 54 लाख हो गई। 50,40,000 से 54 लाख हो गई, तो 3 लाख एक्सपोर्ट करा था, तो 3,60,000 का आपको एक्सचेंज गेन हो गया। तो 144 का एक्सचेंज लॉस हो गया और 3,60,000 का आपको एक्सचेंज गेन हो गया, क्योंकि ये आपके डेटर्स थे और ये आपके क्रेडिटर्स थे। तो यही आपको निकालना था, गेन लॉस निकालना था, और बैलेंस शीट में आइटम्स कैसे अपीयर होंगी, ये इस वैल्यू पे अपीयर होगी और ये इस वैल्यू पे, पीपी इस वैल्यू पे अपीयर होगा, कहानी खत्म। इन द फॉलोइंग केस फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सोनू एक रिटेलर है टॉयज में जो परचेज करता है, आओ जरा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। सोनू ने परचेज करा माल 1,47,000 रुपीज का, उसने सेल करा 1,54,000 रुपए का। एवरेज परसेंटेज कितनी है, 10% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है, 10% ऑन कॉस्ट। 10 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए की कॉस्ट है, तो प्रॉफिट 10 रुपए का है, तो 110 की सेल्स है। 100 रुपए का माल 10 के प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो यानी कि 110 का बेच रहे हो। तो जीपी कितना हो गया, 154 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, 14,000 रुपए का आपका जीपी आ गया। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000 का आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, प्लस 147 प्लस 20 माइनस 154, ये होता है 27,000। 27,000 रुपए का क्या आ गया आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। मोहन ने परचेज करी थी 250 शेयर 300 रुपए के हिसाब से, सेलिंग प्राइस था 400 का। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से 70% जो था नॉर्मल प्राइस से कम हो गया, तो 30% कम हो गया, 70% पे रह गया।
तो आपका 400 से कितना 70%, 280 का रह गया एनआरवी। कॉस्ट है 300 की, विच एवर इज लोअर, तो इंटू 250 चेयर्स, तो 280 इंटू 250, तो यानी कि कितने की दिखाओगे, 70,000 रुपए की चेयर्स दिखाओगे। मिस्टर हैप्पी एक स्टॉक ब्रोकर है, उनके पास 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, ओपनिंग बैलेंस है 5000 यूनिट्स का। तो पेज इंसर्ट कर लेगा यहाँ पे। इनके पास ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल 2025 में कितने का, 5000 यूनिट का ओपनिंग बैलेंस था, जिसकी कॉस्ट थी 4,85,000 की। फिर उसके बाद जून में उन्होंने यूनिट्स खरीदी 600 यूनिट 99 की, कम इंटरेस्ट पे। फिर अगस्त में उन्होंने फिर से खरीदी 2400 यूनिट 97.5 की, एट 97.5 एक्स इंटरेस्ट की। फिर अक्टूबर में उन्होंने बेच दी 2500 यूनिट्स 98.5 की, एक्स इंटरेस्ट की। और जनवरी में 3000 यूनिट 99 कम में बेच दी। इंटरेस्ट मिलता है 30 जून को और 31 दिसंबर को, और वो बुक्स क्लोज करता है मार्च में। बुक्स क्लोज करता है 31 मार्च को। इंटरेस्ट कब मिलता है, 30 जून को और 31 दिसंबर को। तो एक तो इंटरेस्ट मिलेगा यहां पर, और कहाँ मिलेगा, 31 दिसंबर को यहां पर। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट, इंटरेस्ट, फेस वैल्यू, अमाउंट, इंटरेस्ट, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी 5000 यूनिट का, या एक यूनिट कितने की है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए की। तो चलो फेस वैल्यू लिख देते हैं। तो 5 लाख की फेस वैल्यू की यूनिट आपने ओपनिंग में ले रखी थी, कितने की, 4,85,000 की। अब इस पे आपने अक्रूड इंटरेस्ट बुक करा होगा, लास्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर को। तो यहां से लेके यहां तक का ब्याज, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज, 5 लाख का 10% इंटू 3/12, 12,500 का आपने इंटरेस्ट बुक कर रखा होगा। फिर जून में आपने खरीद ली कितने की, 600 यूनिट, यानी कि 60,000 की यूनिट्स आपने खरीद ली 99 कम इंटरेस्ट पे। तो आपको एक्स इंटरेस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंटरेस्ट कहां से लगेगा, यहां से लेके लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने का ब्याज लगेगा। 5 महीने का ब्याज 60,000 इंटू 10% इंटू 5/12, 2500 का ब्याज लगेगा। तो 600 इंटू 99 माइनस 2500, तो 56,900 एक्स इंटरेस्ट आ गया और 2500 का ब्याज आ गया। फिर 30 जून को आपको ब्याज मिल गया बाय इंटरेस्ट। कितने यूनिट थे आपके पास, 5,60,000। 5,60,000 का 10% डिवाइडेड बाय 2, 28,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल गया। फिर उसके बाद अगस्त में आपने फिर से यूनिट्स खरीद ली टू बैंक
कितने की खरीदी? 2400। तो 2400 इंटू 100 अगर करूं तो 2,40,000 रुपए की आपने यूनिट्स खरीदी एट 97.5। तो 2,34,000 एक्स इंटरेस्ट। इधर भी इंटरेस्ट पे करा होगा लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके यहां तक का। तो जुलाई एक महीने का इंटरेस्ट, तो 2,40,000 का 10% डिवाइड बाय 12, 2,000 का ब्याज। फिर उसके बाद अक्टूबर में आपने यूनिट्स बेच दी। क्या लगाना है? वेटेड एवरेज लगाना है क्या? फीफो लगाना है। अक्टूबर में आपने यूनिट्स बेची 2500 रुपए की। बाय बैंक 2.5 लाख यूनिट आपने बेच दी 98.5। तो 2500 इंटू 98.5, 2,46,000 250 आपने बेच दी। इंटरेस्ट मिला होगा आपको, तो यहां से लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर, बस 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर। तो 2.5 लाख का 10% इंटू 3/12, तो 6250 का आपको इंटरेस्ट मिला होगा। गेन लॉस निकालना पड़ेगा। ये 2.5 लाख यूनिट फीफो है तो यहां से बेची होंगी, तो गेन लॉस अगर मैं निकालूं तो सेल प्रोसीड्स कितनी है? 246,250 की, माइनस कॉस्ट अगर मैं देखूं तो 4,85,000 की कॉस्ट है 5 लाख की। आपने 2.5 लाख बेच दी, तो 485 डिवाइड बाय 2,42,500 माइनस 2,46,250, तो 3,750 का आपको प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,750। फिर उसके बाद 31 दिसंबर आ गया और आपको फिर से ब्याज मिला। इस बार आपके पास कितनी यूनिट थी? 5 लाख प्लस 60,000 प्लस 2,40,000 माइनस 2.5 लाख, इसका 10% डिवाइड बाय 2, 27,500। ये आपको ब्याज मिला। कब से कब तक? 30 जून से लेके 31 दिसंबर तक आपको ब्याज मिला। जनवरी में आपने फिर से यूनिट बेच दी। कितने की बेच दी? 3,000। तो 3 लाख की आपने फिर से बेच दी 99 कम इंटरेस्ट। अब इसमें एक दिन का ब्याज क्या है? यही एक्स इंटरेस्ट है। तो 3,000 इंटू 99, 2,97,000। इंटरेस्ट तो जीरो ही है। फिर उसके बाद ये कहां से बेची होंगी? 2.5 लाख यहां से बेची होंगी और 50,000 यहां से बेची होंगी। तो गेन लॉस निकाल लेते हैं। सेल प्रोसीड्स कितनी है? 2,97,000 की, माइनस कर देंगे कॉस्ट 4,85,000 डिवाइड बाय 2, 2,42,500 प्लस 50,000 यहां से बेची, 56,900 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 50,000, 56,900 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 50,000, 4,7,416, 4,7,417 प्लस 2,42,500 माइनस 289 की कॉस्ट आई और 297,000 की आपने बेची, तो 7,083 का आपको प्रॉफिट आया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,083। फिर 31 मार्च को आपने किताबें कर दी बंद और बाय बैलेंस सीडी आ गया कितने का? 5 प्लस 60 प्लस 240 माइनस 2.5 लाख माइनस 3 लाख, 2.5 लाख रुपए की फेस वैल्यू। इस पे 3 महीने का ब्याज लगेगा, क्योंकि यहां से यहां तक का ब्याज आप अक्रू करोगे 10% इंटू 3/12, 6250 का आप ब्याज जो है अक्रू करोगे 6250 की। और कॉस्ट कितनी आ रही है? 4,85,000 प्लस 56,900 प्लस 2,34,000 प्लस 3,750 प्लस 7,083 माइनस 2,46,250 माइनस 2,97,000, 2,43,483। ये आपकी कॉस्ट आ रही है। कैसे कैसे आ रही है? 10,000 यूनिट यहां से और बैलेंस कॉस्ट इसकी अगर आप निकालना चाहो तो 56,900 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 10,000 प्लस 2,34,000, तो 2,43,483। 10,000 यूनिट 60,000 में से प्लस
234, अच्छा 10,000 यूनिट, तो 56,900 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 10,000 प्लस 2,34,000, यहां से आपकी कॉस्ट निकल करके आ रही है। जॉली इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली इज ए ट्रेडर इन स्पाइसेस, उसकी ब्रांच है जलंधर में, जिसको वो माल बेचता है 20% ऑन सेल्स पे। जलंधर सेल करता है स्पाइसेस कैश और क्रेडिट पे भी, और जितना भी कैश उसको मिलता है वो एचओ को भेज देता है, तो सारे एक्सपेंसेस उसके एचओ ही मीट करता है। आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड से प्रॉफिट निकालना है। तो ये है एचओ, ये है ब्रांच। वो कहता है प्रॉफिट कितना है, 20/100 ऑन सेल, तो 100 रुपए की सेल है, 20 रुपए का प्रॉफिट है। तो कॉस्ट कितने की हो गई, 100 का माल 20 के प्रॉफिट पे बेचते हो तो कॉस्ट हो गई 80 की, सेलिंग प्राइस हो गया 100 का, और तो इसकी भी कॉस्ट कितनी हो गई 100 की। वो कहता है स्टॉक एंड डेटर, तो आपको बनाना पड़ेगा एक तो स्टॉक अकाउंट, दूसरा बनाना पड़ेगा स्टॉक एडजस्टमेंट, और एक बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक यहां पे वर्किंग नोट में डेटर अकाउंट और कैश अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख का कॉस्ट पे, तो आपको तो इनवॉइस प्राइस पे चाहिए क्योंकि आप तो ब्रांच के हिसाब से बना रहे हो, तो कॉस्ट है 80 की इंटू 100, 1,25,000। डेटर्स हैं 1,10,000 रुपए के, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है 3,45,000 का। बैड डेट हो गए 9,500 के, बैड डेट हो गए 9,500 के। डिस्काउंट अलाउ कर दिया डेटर्स को 5,500 रुपए का, डिस्काउंट अलाउ कर दिया डेटर्स को 5,500 रुपए का। गुड्स रिसीव करे हैं एचओ से 6 लाख रुपए के, रिटर्न करे हैं 60,000 के, तो सेल रिटर्न हो गई 60,000 के। माल रिसीव करा है 6 लाख का, नॉर्मल लॉस आउट ऑफ गुड सेंड बाय एचओ टू ब्रांच 12,000 हो गया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 6 लाख लिखो क्योंकि ब्रांच को तो 6 लाख ही मिले हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बात है, उसको क्या मतलब नॉर्मल लॉस से, उसको जितने मिले हैं वो तो उतने ही लिखेगा। लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी फिर, कि ब्रांच बोलेगा कि 6 लाख का माल मिला है और एचओ बोलेगा कि 6,12,000 का माल भेजा था, तो ये मिसमैच आ जाएगा, एचओ और ब्रांच के बीच में मिसमैच आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस मिसमैच को ठीक करने के लिए आपको यहां पे 6,12,000 ही लिखने पड़ेंगे, ताकि गोल्डन रूल पूरा हो सके कि जितने का माल उसने भेजा उतने का माल ही उसने रिसीव करा, और 12,000 रुपए का एक एक्सपेंस ले लो कि मेरे को 12,000 रुपए का नुकसान हो गया। फिर उसके बाद सेल रिटर्न आपने लिख दी 60,000 रुपए की, सेल सॉरी गुड्स रिटर्न, सेल रिटर्न हुई है 11,000 रुपए की, सेल रिटर्न कर दी। लो जी 11,000 रुपए की मैंने सेल रिटर्न कर दी। सैलरी स्टाफ को पे करी 54,000 की, ये आपका खर्चा है 54,000 का। रेंट पे करा 9,000 का, ये आपका खर्चा है। ऑफिस एक्सपेंसेस पे करे 2,500 रुपए के, ये आपका खर्चा है। डेटर्स आपके पास आ रहे हैं 1,55,000 रुपए के, और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 1,20,000 का, ये कॉस्ट पे है, और इनवॉइस प्राइस आएगा 1,50,000 रुपए। इनवॉइस प्राइस आएगा 1,50,000 रुपए। क्रेडिट सेल जो है 4 टाइम्स है कैश सेल्स की, तो 1,55 प्लस 11 प्लस 5,500 प्लस 9,500 प्लस 3,45,000 माइनस 1,10,000, तो ये होता है 4,16,000 रुपए की क्रेडिट सेल्स। तो ये सेल्स आपने कर दी 4,16,000 की, डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो कैश सेल्स आ जाएगी 1,04,000 की, 1,04,000 की। तो निकालो जरा कितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ, 1,50,000 प्लस 1,04,000 प्लस 4,16,000 प्लस 12,000 प्लस 60,000 माइनस 1,25,000 माइनस 6,12,000 माइनस 11,000, तो 6,000 रुपए का आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 6,000 का आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया। ये इधर आ जाएगा, नॉर्मल लॉस इधर आ जाएगा,
और मैंने कहा 1,25,000, ये अपने आप में 100 है, तो 80 की वैल्यू कितनी, 1,00,000, तो 25,000 रुपए की लोडिंग इस पे हो गई। 6,12,000 ये 100 है इंटू 20, 1,22,400 की लोडिंग इस पे हो गई। 1,50,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 30,000 रुपए की लोडिंग इस पे हो गई। सेल रिटर्न है 60,000 की, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, तो 12,000 रुपए की लोडिंग इस पे हो गई, इस 60,000 पे। बाकी ये नॉर्मल लॉस है, ये सेल्स है, ये एबनॉर्मल लॉस है, कहानी खत्म हो जाती है। तो 1,22,400 प्लस 25,000 माइनस 6,000 माइनस 12,000 माइनस 12,000 माइनस 30,000, तो ये होता है 87,400। 87,400 माइनस 95 माइनस 5500 माइनस 54,000 माइनस 9,000 माइनस 2,500, तो ये प्रॉफिट निकल करके आता है कितने का, 6,900 का प्रॉफिट निकल करके आता है। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने सिंपल ये 12,000 रुपए का नॉर्मल लॉस यहां ऐड करके यहां से हटा दिया, ताकि नेट इम्पैक्ट कितने का आ जाए, 6,00,000 का, क्योंकि उसे तो माल उतने का ही मिला है, और इस 12,000 को अपना लॉस मान लिया, जो भी था 12,000, हाँ उसको अपना लॉस मान लिया। अब जो 6,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, अगर आप इसको भी अपना लॉस मानते हो तो भी इवेंचुअली आपका 6,900 ही आएगा। बट एक प्रेजेंटेशन का चेंज है जो आईसीआई करता है, वो यहां पर 6,000 का लोडिंग माइनस करता है, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80 कितना हो गया, 4,800। लोडिंग माइनस करता है 4,800, और यहां पे कॉस्ट माइनस करता है, सॉरी 80 थोड़ा ना होगा, लोडिंग कितना होगा, 6,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 20, 1200। 1200 की लोडिंग यहां से माइनस करता है, और कॉस्ट माइनस करता है 4,800 की यहां से एबनॉर्मल। बात वही है, दोनों डेबिट में ही आ रहे हैं, या तो पहले यहाँ पे 6,000 लिख दो या अलग अलग करके लिख दो, प्रॉफिट वही आएगा 6,900। बट वो एक प्रेजेंटेशन है आईसीआई की, तो वो फॉलो करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से आप इसको इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 6,900। एक अच्छा पॉइंट था इसके अंदर नॉर्मल लॉस का, नॉर्मल लॉस आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एचओ से मैच कराना है, और फिर क्योंकि उसको गुड्स तो 6,00,000 के मिले हैं, तो 12,000 हटा दोगे, और इस 12,000 को अपना कंप्लीट लॉस मान लोगे, क्योंकि कॉस्ट भी उड़ गया, प्रॉफिट भी उड़ गया, सब कुछ उड़ गया उसमें से, तो 12,000 का कंप्लीट लॉस हो गया, तो इसलिए मेरा प्रॉफिट आ गया 6,900। मेरा ये कहना है कि आओ जरा इसको करके देखिए डेटर मेथड से भी, कि अगर ये क्वेश्चन डेटर मेथड से आता तो हम किस हिसाब से करते। तो हम ब्रांच अकाउंट बनाते एचओ की किताबों में, और मैं लिखता टू ओपनिंग एसेट। ओपनिंग एसेट में मैं क्या क्या लिखता, स्टॉक और डेटर्स। स्टॉक कितने के हैं, ओपनिंग में 1,25,000 और 1,10,000, 1,25,000 प्लस 1,10,000, 2,35,000 का ये है। बाय क्लोजिंग एसेट, स्टॉक और डेटर्स। स्टॉक कितने का है, 1,50,000, और डेटर है 1,55,000। 1,50,000 और 1,55,000, 3,05,000। फिर उसके बाद कैश रिसीव हुआ डेटर से, तो एचओ को क्या लेना देना, बैड डेट हुए एचओ को क्या लेना देना, डिस्काउंट हुआ एचओ को क्या लेना देना, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, तो यहां पे तो उसको एचओ ने कितने का माल भेजा, टू गुड्स सेंट, 6,12,000 रुपए का माल भेजा एचओ ने। नॉर्मल लॉस उसके वहां हुआ, हमें क्या लेने देना, सेल रिटर्न उसके वहां हुई, हमें क्या लेने देना, सेल रिटर्न भी तो गुड्स रिटर्न भी करे हैं, तो बाय गुड्स रिटर्न।
60,000 का। सेल रिटर्न वहां हुई, हमें क्या लेना देना। ये जो खर्चे हैं हमें लेना देना नहीं है, लेकिन इसके पैसे हमने दिए होंगे क्योंकि एचओ ही सारे खर्चों के पैसे देता है। तो 54 प्लस 9 प्लस 2500, 65,500 का कैश दिया होगा। टू कैश 65,500, डेटर 155 और ये क्लोजिंग हो गए। और कैश इतना आ रहा है, ये सारा का सारा कैश एचओ को दे दिया होगा। 345 प्लस 1,04,000, 4,49,000। बाय कैश। बस और तो कुछ है ही नहीं, बस अब तो लोडिंग लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग बाय लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक कितनी है? 25,000। लोडिंग ऑन गुड्स सेंट कितनी है? 1,22,400। टू लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितनी है? 1,20 और ये हो गई 1.5, तो 30,000 रुपए की ये लोडिंग है। फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न पे भी लोडिंग है। लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न 60,000 पे 12,000। बस इसकी लोडिंग यहाँ डाल दी, इसकी लोडिंग यहाँ डाल दी, गुड्स रिटर्न की भी डाल दी, इसकी भी डाल दी। तो 3,05,000 प्लस 1,22,400 प्लस 25,000 प्लस 449 प्लस 60,000 माइनस 2,35,000 माइनस 6,12,000 माइनस 65,500 माइनस 30,000 माइनस 12,000, तो 6,900। प्रॉफिट कितना आ गया? 6,900 टू प्रॉफिट। क्या कॉन्सेप्ट लगाया? सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट लगाया कि एचओ अपनी किताबों में क्या एंट्री डालता है, डेट्स इट। ये मैंने दोनों मेथड से कर दिया क्योंकि कोई डाउट ही ना रहे। आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है फाल्गुन लिमिटेड का ऑन 31 मार्च, और आपको फाइनल अकाउंट का काम करना है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, ये चला जाएगा शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, ये रिजर्व एंड सरप्लस में, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ये रिजर्व एंड सरप्लस में, ये पीपीई के अंदर चला जाएगा, ये भी पीपीई के अंदर चला जाएगा, ये ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड पेबल, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा, ये बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। बोल रहा है वो लॉन्ग टर्म है। 6% सिक्योर्ड लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रीपेबल आफ्टर 3 ईयर, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम डायरेक्टर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर चला जाएगा। एडजस्टेड परचेज दे रखी है, तो आप परचेजेस लिख के चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे, ये इसके अंदर ऐड करके चेंज इन स्टॉक दिखा सकते हो, या फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कैरेज इन वर्ड ऐड कर देना। बाकी के एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस हैं, डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन में चला जाएगा, ये अदर एक्सपेंसेस हैं। ट्रैवलिंग फीस ट्रैवलिंग में चली जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, ये सारे खर्चे हैं, ये अदर इनकम है। ये आपको ऑथराइज कैपिटल दे रखे है डिस्क्लोजर के लिए, ये नॉन कंसिडरेशन डिस्क्लोजर के लिए। ये लैंड को रीवैल्यू करा है, रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा, तो क्योंकि लैंड है तो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट नहीं आएगा। वो कहता है इट प्रपोज टू कैपिटलाइज पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बाय मेकिंग बोनस इशू, इसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा कि आपने बोनस दिया है, और रिजर्व एंड सरप्लस कम कर देना, कैपिटल बढ़ा देना, और जब कैपिटल का नोट बनाओगे तो इसका डिस्क्लोजर भी दे देना। ट्रेड रिसीवेबल ये डिस्क्लोजर के लिए है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का ब्रेकअप आपको दे रखा है नोट बनाने के लिए। कैश और बैंक डिजायर से जो नोट शेड्यूल है ये भी डिस्क्लोजर के लिए है। मिसलेनियस फीस ऑडिट फीस पेड टू ऑडिटर ये भी अलग से दिखेगी। बिल रिसीवेबल ऑफ 35,000 has been discounted, ये contingent liability है। बैलेंस ऑफ सिक्योर्ड लोन इज इंक्लूसिव ऑफ 36,000 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड, ये माइनस कर देना और अदर करंट लाइबिलिटी में दिखा देना। डायरेक्टर ने डिविडेंड दिया है, कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहता है अक्रूड है, तो इसकी एंट्री लेनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है? 20,000 रुपए का इंटरेस्ट है, ये चला जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी में। तो फाइनेंस कॉस्ट टू अदर करंट लाइबिलिटी, ये एंट्री ले लेना। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद नोट्स टू अकाउंट, ये बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपने कोई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम पास करी है, ये क्वेश्चन करते हैं। इक्विटी शेयर को सब डिवाइड कर देना 10 फुली पेड इक्विटी शेयर में ऑफ ₹10 ईच। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल है? 16 लाख की, 16,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अभी भी 16 लाख ही आएगी, बस 1,60,000 शेयर हो जाएंगे। वो कहता है आफ्टर सब डिविजन 40% कैपिटल कैंसिल कर देना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 16 लाख रुपए से टू कैपिटल रिडक्शन 16 लाख का 40% 6,40,000 रुपए और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,60,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गिव अप कर देंगे 30% अपनी कैपिटल का और 12% डिवेंचर शेल बी इशूड टू देम फॉर बैलेंस होल्डिंग। वो कहता है अपनी कैपिटल का 30% त्याग देंगे। तो भाई प्रेफरेंस कैपिटल है कितनी 8 लाख की, इसका 30% हो गया 2,40,000। तो इसकी एंट्री मैं यहाँ कर देता हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,40,000 से कम हो गई, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होगी पूरे से 8 लाख रुपए से, उन्होंने खत्म करवा दी, कैपिटल रिडक्शन में डलवा दिया 2,40,000 और बैलेंस का जो बचा उनको उसका उन्होंने डिबेंचर ले लिए 12%, 8 लाख लेस 30%, 5,60,000 के। फिर वो कहता है कंपनी ने इशू करे 12% डिबेंचर 4 लाख के फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल और बैंक ओडी को 90% पे सेटल कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए से टू डिबेंचर्स 12% 4 लाख रुपए से, बैंक ओडी अकाउंट डेबिट, बैंक ओडी कितने का है 1,40,000 का और इसको आपने 90% पे सेटल कर दिया। तो 1,40,000 का 90% होता है 1,26,000 टू, सॉरी ओहो 1,26 की तो पेमेंट करिए, 1,40 टू बैंक 1,26 टू कैपिटल रिडक्शन 14,000। फिर वो कहता है एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर फर्नीचर ले जाएंगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अभी डिवेंचर होल्डर हैं कितने के 3,20 के और 32 के, तो 3,20,000 प्लस 32,000 3,52,000 के डिवेंचर होल्डर हैं और ये फर्नीचर ले जाएंगे पूरा का पूरा 280 का। तो हमने कहा 12% डिवेंचर डेबिट 3,20,000 से, इंटरेस्ट डेबिट 32,000 से टू फर्नीचर 2,80,000 से टू कैपिटल रिडक्शन 72,000 से। ट्रेड पेबल को रिड्यूस कर दिया जाएगा 70% पे और सेटल कर दिया जाएगा बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ शेयर सरेंडर। तो ट्रेड पेबल कितने हैं, ट्रेड पेबल डेबिट 1,15,000 से, कहता है कि इनको 70 पे ले आएंगे। तो 1,15 का 70% हो गया 80,500 रिड्यूस टू 70 और क्या कर देंगे और इनको सेटल कर देंगे बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। तो कैपिटल रिडक्शन में कितना चला गया 1,15 माइनस 80,500 34,500 और फिर इन्हीं ट्रेड पेबल को आप शेयर दे दोगे 80,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,500। कहता है शेयर सरेंडर जो थे वो कैंसिल कर देने, हमने स्टार्टिंग से ही कैंसिल कर दिया था। टैक्स लाइबिलिटी को सेटल कर देना 50,000 पे। तो टैक्स की लाइबिलिटी कितनी आ रही है आपकी 42,000 और इसको कितने देने हैं 50,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट 42,000, कैपिटल रिडक्शन डेबिट 8,000 टू बैंक 50,000। इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस पे ले आना, इन्वेस्टमेंट कितने की है 1,80,000 की, इसको मार्केट प्राइस पे लेके जाओगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 70,000 टू इन्वेस्टमेंट 70,000। तो मैंने 1,80,000 से कम करके कितनी कर दी 1,10,000। फिर वो कहता है इन्वेंट्री को इंक्रीज कर देना 30,000 से, तो इन्वेंट्री डेबिट 32,000 से टू कैपिटल रिडक्शन 32,000 से
डाउटफुल डेट 5% क्रिएट कर देना ट्रेड रिसीवेबल के। ट्रेड रिसीवेबल है कितने के? 432। तो 4,32,000 का 5% है 21,600, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 21,600 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 21,600, और फिर पी एंड एल को साइट ऑफ कर देना। पहले एक बार बैलेंस देख लो कितना आ रहा है। कैपिटल रिडक्शन में 6,40,000 और प्लस 2,40,000 प्लस 14,000 प्लस 72,000 प्लस 34,500 प्लस 32,000 माइनस 21,600 माइनस 8,000, और पी एंड एल में कितना आ रहा है डेबिट बैलेंस? 9,10,000। तो एक एंट्री तो यही हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल 9,10,000 माइनस 9,10,000 92,900। वन 002900। बस एक बार बैलेंस रीचेक कर लेते हैं, बाकी सब तो हमने कर ही लिया है। छः लाख 40,000 ये वाला उठा लिया, 2,40,000 ये वाला उठा लिया, ओहो ये नहीं करा, 70,000 ये रह गया ना, ये ऊपर लिखा हुआ था। कितना था? 1002900 माइनस 70,000 932,900, माइनस 9,10,000, तो 22,900 का कैपिटल रिजर्व आ रहा है। तो हमने ये भी अब उठा लिया और ये भी उठा लिया, ये भी कर लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और ये भी। हाँ जी, 22,900 का क्या है कैपिटल रिजर्व। बैलेंस शीट आप बना लेना। कहता है सब्सिडरी और बर्ड्स है रूस्टर वूस्टर, इसका आपको दे रखा है। वो कहता है अदर इन्फॉर्मेशन है, आपने अप्रैल 22 को एक्वायर करते हैं 2500 शेयर 100 रुपए के हिसाब से, और पे करा है डिविडेंड 12% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। डिविडेंड करेक्टली अकाउंटेड फॉर है। रूस्टर ने पे करा है 11,250 पर मंथ टू बर्ड टू वॉट द रेंट फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड। कहता है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो रूस्टर के हैं उसके अंदर 15,000 शामिल हैं बर्ड से जो उसने ले रखे हैं। तो पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा कर लेते हैं। ये है पेरेंट, ये है सब्सिडरी। अब पेरेंट ने क्या एंट्री कर रखी है? वो कहता है रूस्टर कौन है? बर्ड एक्वायर करता है ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ सब्सिडरी इंक्लूड 15,000 फ्रॉम बर्ड। तो बर्ड ने इसको पैसे दिए होंगे, इसने एंट्री क्या करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 15,000 और 15,000। इसने क्या एंट्री करी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक 15,000। अब यहां पर एंट्री गलत हो गई, यहां आनी चाहिए थी अदर इनकम। तो आप अदर इनकम क्रेडिट कर दो रेक्टिफिकेशन में 15,000 से, और डेबिट क्या कर दो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को 15,000 से। और ये वाली एंट्री तो चली आ रही है। जब आप ये एंट्री पास कर दोगे तो आपको काटना भी पड़ेगा। कैसे काटोगे? एक्सपेंस को कम कर दोगे इसके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, और इसके भी एक्सपेंस को कम कर दोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, सॉरी इसकी अदर इनकम कम कर दोगे 15,000 से, और इसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कम कर दोगे 15,000 से। तो एक तो आपका इफेक्ट आएगा अदर इनकम में ऐड और अदर इनकम में ही लेस, एलिमिनेशन के लिए ये रेक्टिफिकेशन का ऐड होगा, ये रेक्टिफिकेशन का लेस होगा। दूसरा आपका इंपैक्ट आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही लेस। दूसरा आपका ये इंपैक्ट आकर के चलेगा। तो आओ जरा जोड़ना शुरू कर देते हैं।
कैपिटल जुड़ेगी नहीं, सेल जोड़ दो, 28,40,000 प्लस 10,40,000। उसने कुछ बोला तो नहीं है? अदर इनकम अलग से है ना? हाँ, अदर इनकम अलग से है। तो 28,40,000 प्लस 10,40,000, ये हो गया 38,80,000। परचेज करी है 9,15,000 और 1,75,000। 9,15,000 प्लस 1,75,000, 10,90,000। सैलरी पे करी है 7,75 प्लस 3,78, 11,53,000। रेंट रिसीव करा है 54,000 का, और रेंट इसने पे करा है 11,250 इंटू 12, 1,35। तो 1,35 यहां से माइनस हो जाएगा। 1,35 यहां से माइनस हो जाएगा, माइनस 1,35,000। तो 5,40,000 माइनस 1,35,000, 4,05,000। फिर इसके खर्चों में जुड़ा होगा भाई। अगर उसने रेंट की इनकम पे करी है तो इसने, अगर इसने इनकम में दिखा रखा है तो इसने कहीं खर्चों में दिखा रहा होगा, जनरल एडमिन में दिखा रखा होगा, और तो कोई इनकम है नहीं। तो 281,500 प्लस 198 प्लस 2,21,000 प्लस 90,000 माइनस 1,35,000, तो 6,55,500। इसका टोटल क्या हो गया? 6,55,500। डिविडेंड इनकम जो है, उसने कितना डिविडेंड दिया है? 12% डिविडेंड उसने आपको दिया है। और आपके पास कितने शेयर हैं? 2500 शेयर हैं। तो 12% के हिसाब से एक एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो 12 रुपए हो गए। तो 2500 इंटू 12, तो 30,000 रुपए का डिविडेंड जो है यहां से माइनस हो जाएगा। 30,000 का डिविडेंड, 1,35,000 माइनस 30,000 प्लस 28,000, ये होता है 1,33,000। फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3,35,000 प्लस 1,20,000, 4,55,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,85 प्लस 2,90, 10,75,000। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में 2,38 प्लस 57,000, 2,95,000। ये आपकी अदर ऑपरेटिंग इनकम। 1,35 आपने यहां से भी माइनस कर दिया और 1,35 आपने यहां से भी माइनस करवा दिया। डिविडेंड इनकम यहां से माइनस हो गई, बाकी रिजर्व एंड सरप्लस में चेंज इन स्टॉक आप ले लोगे। परचेज एंड सेल उन्होंने कुछ करी नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बोला कि इसकी अदर इनकम में बढ़ भी जाएगा क्योंकि आप रेक्टिफिकेशन करोगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी बढ़ जाएगा। मैं अलग पेन से लिख देता हूं, क्योंकि आप रेक्टिफिकेशन करोगे। फिर रेक्टिफिकेशन करने के बाद आप क्या करोगे? एलिमिनेशन करोगे। तो आप अदर इनकम कम करोगे, यानी कि अदर इनकम माइनस करोगे 15,000 रुपए से, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो इसके डेबिट हो रखे हैं वो माइनस करोगे 15,000 से। तो मैंने वो भी माइनस कर दिया 15,000 रुपए से। अब जो आपने ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डेबिट करा था, ये ऑलरेडी कट गया इससे 15,000 रुपए से, तो इसको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो आओ जरा प्रॉफिट निकालें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 38,80,000 रुपए। परचेजेस कितनी है? 9,15,000, सॉरी परचेजेस कितनी है टोटल ही लिख देते हैं ना आप, तो 10,90,000 रुपए। सैलरीज कितनी है? 11,53,000। रेंट रिसीव कितना है? 4,05,000। खर्चे कितने हैं? 6,55,500। डिविडेंड इनकम है 1,33,000 की। चेंज इन स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 4,55 माइनस 10,75,000, 6,20,000। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? 2,95,000। 38,80,000 प्लस 4,05,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2,95,000 माइनस 10,90,000 माइनस 11,53,000
माइनस 6,55,500 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6,20,000 24,34,500 प्रॉफिट कितना आ गया 24,34,500। ये वाली एडजस्टमेंट मुझे पता है आप दोबारा पूछोगे तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो होल्डिंग है ये सब्सिडरी है, वो कहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो सब्सिडरी के हैं उसमें इंक्लूड करता है 15,000 जो उसको रिसीव हुए हैं बर्ड से। तो यानी कि इसने पैसे भेजे होंगे, इसको रिसीव हुए होंगे और इसने पैसे भेजे होंगे। इसने जब पैसे भेजे तो मैंने कहा क्रेडिट कर दिए, इसने रिसीव करे इसने डेबिट कर दिए। इसने रिसीव कहाँ डाल दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, इसने भी कहाँ डाल दिया सेंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये जाना कहाँ था अदर इनकम में, तो रेक्टिफिकेशन पास करो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट हो गया, होना था डेबिट कर दिया डेबिट। अदर इनकम क्रेडिट होना था नहीं हुआ, लो कर दिया क्रेडिट। फिर अब ये रेक्टिफिकेशन हो गई तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका कट गया, अदर इनकम में आपका बैलेंस खड़ा हुआ है। अब जब कंबाइन करोगे तो एलिमिनेट करोगे, इसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम करोगे 15,000 से, इसकी अदर इनकम कम करोगे 15,000 से। तो मैंने कहा पहले आपने रेक्टिफिकेशन में अदर इनकम क्रेडिट करी तो प्लस कर दी, फिर आपने एलिमिनेशन में अदर इनकम माइनस करी तो मैंने माइनस कर दी। रेक्टिफिकेशन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपने प्लस करे तो मैंने प्लस कर दिए, फिर एलिमिनेशन में होल्डिंग के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपने कम करे तो मैंने माइनस कर दिए, और आपका प्रॉफिट आ गया 24,34,500 रुपए का। एंड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या है, ये एक नंबर ऊपर चढ़ गया है, इसको नीचे कर दो, ये मिस प्रिंटिंग हो रखी है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए ये दोनों, ट्रेड रिसीवेबल हो गए ये दोनों, इन्वेंट्री हो गई ये दोनों, और गुडविल हो गई ये, जिसकी फेयर वैल्यू बराबर है। तो परचेज कंसिडरेशन वो कहता है 4 प्रेफरेंस शेयर देंगे फॉर एवरी 3 प्रेफरेंस शेयर, और 85 पे 30 का प्रीमियम, तो 115 इंटू प्रेफरेंस शेयर है कितने के 100, यहां से उड़ा दो यहां से उड़ा दो, 3360 और 1680। 5 प्रेफरेंस शेयर देंगे फॉर एवरी 3, 12 का प्रीमियम, इक्विटी शेयर कितने हैं 10, 67,200 और 25,200। 115 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 3360, तो ये होता है 5,15,200। 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 115 इंटू 1680, तो ये होता है 2,57,600। 67,200 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 12, ये होता है 13,44,000। 25,200 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, ये होता है 5,04,000। तो कैश पेमेंट निकाल लेते हैं कितनी आएगी। आपको 10,58,100 का पीपी है, गुडविल है 1,62,000 की, 278,620 की इन्वेंट्री है, और 247,140 का टीआर है, और 235,240 का कैश है, माइनस 86,40 अगर मैं कर दूं तो 19,00,460। ये आपको नेट एसेट है। 5,20,100 प्लस 206,780 प्लस 138,180 प्लस 160,480 का कैश, माइनस 168,960 का ट्रेड पेबल अगर मैं हटा दूं तो 856,580, 856,580। तो इससे आपका कैश निकल करके आ जाएगा 5,15,200 प्लस 13,44,000 माइनस 19,00,460, तो 41,260 का कैश आ गया। 257,600 प्लस 5,04,000 माइनस 856,580, 94,980। ये आपका कैश आ गया और ये आपकी टोटल पीसी आ गई। फिर ये थ्योरी देख लेना, कहता है गार्नेट लिमिटेड के पास 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, टोटल रेवेन्यू इंटरनल एक्सटर्नल आपको दे रखा है 4500 और 14,000, तो 18,500 का ये हो गया। इसका 10% हो गया 1850, तो 1850 के हिसाब से तो 10,900 और ये 3200 ये कवर हो जाएगा, 1400 और 1600 ये नहीं होगा, 1500 ये नहीं होगा, 1300 ये भी नहीं होगा। तो फैन हो गया रेवेन्यू के हिसाब से,
और एसेट के हिसाब से हो गया 4450, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया 44, ये दोनों कवर हो गए। तो एसेट क्राइटेरिया के हिसाब से ये, और क्या कहते हैं रेवेन्यू के क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों सेगमेंट जो है कवर हो जाएंगे। तो एमटीपी सीरीज 1 जो है आपका सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग का कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिलेगी। ब्रांच का और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन मजेदार था। ब्रांच को इसलिए हमने दोनों मेथड से करा ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।